6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 61वां परिनिर्वाण दिवस है। समय तेज़ी से बदल रहा है। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी माने तो देश में अम्बेडकर युग की वापसी हो रही है। और इन तमाम बातों के बीच मेरे साथ जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था, उन्होंने जो एक मजबूत देश की कल्पना की थी जिसमें समानता हो, भागीदारी हो, महिलाओं के लिए बराबरी का सवाल हो, उन सवालों पर भारत कितना आगे बढ़ा है। सर, बाबा साहब का 6 दिसंबर को 61वां परिनिर्वाण दिवस है। उन्होंने जिस भारत की कल्पना की थी, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, संविधान दिया, समानता के लिए, बराबरी के लिए, महिला अधिकार के लिए, तो क्या लगता है कि देश कितना आगे जा पाया है उनके बताए रास्ते पर, कितना चल पाया है? अगर हम पिछले 60 सालों की बात करें तो मुझे लगता है कि दोनों तरीके का है कि कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। क्योंकि बाबा साहब जिन सपनों को संजोकर और जिस हिसाब से उन्होंने संविधान का निर्माण किया और हिंदू कोड बिल की वजह से उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफ़ा दिया, अगर उस तरीके से देखें तो मुझे लगता है कि जो प्रगति है वो बहुत कम हुई है, जहाँ तक महिलाओं के सवाल को लेके है और जहाँ तक दलितों के सवाल को लेके है। क्योंकि अगर दलितों के सवाल वाली अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें मुझे ये ऐसा लगता है कि बाबा साहब जो चाहते थे कि आने वाले कम से कम 50 सालों में चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगी। दलितों का जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, वो बढ़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस डिग्री से, जिस इंटेंसिटी से वो चाहते थे कि ये बढ़ेगा, वो उस इंटेंसिटी से ना तो दलितों की बात आगे बढ़ी है और ना ही महिलाओं की बात आगे बढ़ी है। और देश का तो ऑब्वियसली फिर मामला हम समझ ही सकते हैं कि जो गरीब अमीर वाली खाई थी, दलित नॉन दलित वाला जो इशू है, मुझे लगता है कि वो खाई कम होने की बजाय वो बढ़ती जा रही है। तो क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? बाबा साहब का जब परिनिर्वाण होता है, वो अगर कुछ दिन और रह जाते तो हालात और बेहतर होते, अगर असमय उनका परिनिर्वाण नहीं होता। और कमी कहाँ रह गई, किस तरह से देख रहे हैं? संवैधानिक रूप से लोगों ने कोशिश नहीं की, या जो राजनीतिक सत्ता में जो लोग आए उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन में भेदभाव बरता? मुझे लगता है कि जहाँ तक बाबा साहब के कुछ दिन और रहने की बात हम लोग करते हैं, तो बाबा साहब अगर कुछ दिन और रहते तो शायद हो सकता था कि थोड़ी और चीज़ें क्लियर होती, थोड़ा और पता चलता कि बाबा साहब चीज़ों को किस तरीके से सोचते थे। क्योंकि लास्ट के दिनों में ही उन्होंने, जैसा हम लोग जानते हैं कि बुद्धिज़्म को स्वीकार किया, तो उस तरीके से हो सकता है वो। और लास्ट के दिनों में हम जानते हैं कि 1951 में उन्होंने हिंदू कोड बिल को, और 1956 में और 55 में आरपीआई को इस्टेब्लिश किया, और फिर जो है 56 में बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ दिन और रहते तो हो सकता था कि उनके मन में कुछ और चीज़ें होती, जो इसी तरीके की और कुछ चीज़ें हो सकती थी जो हमारे सामने आती, जो हमारे सामने अब नहीं है। लेकिन वो बात उतनी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपने कहा कि क्या उनके विचारों को जो है आगे बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम्स हुई, उसका बिल्कुल साफ अगर तौर से अगर कहें हम लोग, तो ये समझ में आता है कि जो सत्ता में जो लोग रहे हैं, उन सत्ताधारियों ने जिन सपनों को बाबा साहब ने या उस समय के कुछ और लोगों ने भी देखा था, सत्ता में रहने वाले लोगों की मेजर कमी रही है। क्योंकि समाज तो देखिए, समाज तो हमारा शुरू से ही, सदियों से इस तरह से ही बिहेव करता रहा है। लेकिन ये समझा गया था, ये या एक्सपेक्ट किया गया था कि जो संविधान है और संविधान को चलाने वाले लोग हैं, वो सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन वैसा हो नहीं पाया।
और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जिसका जो मूल कारण है वो है कि जो राज्य को जिन लोगों ने चलाया है, स्टेट को जिन लोगों ने चलाया है, स्टेट मतलब नेशन को, राज्य को, और वो चलाने वाले जो हैं वो सत्ताधारी लोग ही हैं। और जिन लोगों ने इस देश को चलाया है, जैसा कि आपको पता होगा कि डॉक्टर के आर नारायणन ने भी ये कहा था कि संविधान फेल नहीं हुआ है बल्कि संविधान को चलाने वाले फेल हुए हैं। एक बड़ा सवाल उठता है कि जब बाबा साहब का परिनिर्वाण होता है उसके बाद उनके कामों को लेकर एक चुप्पी सा है, सन्नाटा सा हो जाता है, उन पर चर्चा नहीं हो रही है। उसके बाद एक दौर आता है जब राजनीतिक रूप से कांसीराम फिर से उनको राजनीतिक रूप से सक्रिय करते हैं, जो बाबा साहब जितना काम कर गए थे, जो राजनीतिक शिथिलता थी उसको दूर करते हैं। अब जो दौर आ रहा है, जिस तरह से SC ST OBC बहुजन समाज के लोग, लिबरल समाज के लोग, हर वर्ग से लोग जब से बाबा साहब के पर बातें होने लगे, उनको पढ़ा जाने लगा, यूनिवर्सिटी में वो जिनकी वो बात करते थे वो उनके बच्चे पहुंचने लगे, वो अपना अधिकार खोज रहे हैं। और अब हर राजनीतिक पार्टी जो है वो बाबा साहब को कैश कराने की कोशिश कर रही है। ऐसे में क्या लग रहा है कि अब उनके विचारों को, जो बीच में एक बड़ा शिथिल सा रवैया अपनाया गया था राजनीतिक दलों द्वारा भी, समाज के वो तबका जिसके खिलाफ वो थे, जो शोषक तबका है, उन्होंने उनको दफन करने की कोशिश की, उनके विचारों को हाशिए पर लाने की कोशिश की। तो क्या लग रहा है फिर से जो उनके विचार थे, जो बराबरी के लिए है, समानता के लिए, एक मजबूत देश के लिए है, वो प्रखर तरीके से तमाम वो लोग जो उसमें विश्वास रखते हैं वो उठाने लगे हैं। तो इस बदलाव को आप महसूस कर रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि वास्तव में ये बात तो सही है कि जो बाबा साहब के फॉलोइंग है, वो फॉलोइंग जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे मुझे अब भी ध्यान आता है कि जब हम लोग स्टूडेंट्स थे यहाँ पर JNU के अंदर 20 साल पहले, तो एलिनार जिलियट आई थी पोस्ट डिनर टॉक में, और उन्होंने कहा था कि मैं जब से बाबा साहब के बारे में पढ़ने लगी हूँ और जब से इस देश में आती हूँ, तब से मुझे ऐसा लगता है कि जो बाबा साहब का मिशन है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो स्टेज जो है, मुझे ऐसा लगता है अब वो स्टेज जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई है। एक तो ये है कि उनको जानने वाले, उनको फॉलो करने वाले वो लोग बढ़ रहे हैं वास्तव में, लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो सत्ताधारी लोग हैं जिनकी बात हम लोग करते हैं, कि उन लोगों ने क्या किया है कि बाबा साहब को एक जो पूजा करने वाले देवता की तरह से जो है प्रोजेक्ट कर दिया है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके मौलिक विचारों के बिल्कुल खिलाफ है। बाबा साहब को सिर्फ हम लोग अगर पूजा की तरीके से देखेंगे, कुछ लोग ये कहते हैं कि मंदिर बनवाते हैं उनके नाम से। काफ़ी साल पहले भी एक बार हुआ था कि कर्नाटका में बाबा साहब के नाम से जो है मंदिर, नहीं, एक्चुअली मंदिरों में स्थापित करने से तो वो बुत बन जाएंगे, बजाय उनको मंदिरों में स्थापित करने के या उस तरह से उनको महिमा मंडन करने की बजाय अगर हम उनके विचारों को आगे बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कारगर साबित होगा। और जो लोग जो हैं, जैसे आप खुद जानते हैं कि अब जो है हर एक फील्ड में, चाहे वो एकेडमिक फील्ड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हो, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, हर फील्ड में जो हैं ऐसे लोग आने लगे हैं जो बाबा साहब के विचारों से प्रभावित हैं। लेकिन उसमें एक दूसरा इशू ये हो जाता है कि बाबा साहब के विचारों से तो प्रभावित लोग हैं, लेकिन क्या वो प्रभावित हुए लोग जो हैं, क्या वो वास्तव में कुछ एकजुट होकर कुछ कर पाते हैं, या ऐसा है कि वो अलग अलग बिखर कर कुछ नहीं कर पाते हैं? ये इशू जो है बहुत बड़े तरीके से इमर्ज करके आ रहा है। जहाँ तक आपने कहा कि कांसीराम जी ने जो है बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया, बिल्कुल बढ़ाया। और मुझे लगता है कि अगर बाबा साहब के बाद अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो वो ऑब्वियसली मान्यवर कांसीराम साहब का नाम लिया जाएगा। और मान्यवर कांसीराम साहब ने जो है एक तरीके से बाबा साहब को जो है घर घर में पहुंचाने का काम किया। घर घर में पहुंचाने के बाद जो है अब मसला ये हो गया है कि अब इसके बाद कहाँ, इसके बाद क्या होगा। वो जो एक तरीके से थोड़ा सा जो है, मुझे ऐसा लगता है कि एक कहीं पर ये तो है कि पॉजिटिव्स हैं कि आने वाला समय जो है अच्छा होगा, लेकिन अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो कुछ हद तक हमें ये भी लगता है कि जिस तरह से जो
सत्ताधारी लोग हैं, आरएसएस जैसे संगठन हैं, जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से बाबा साहब को दिखाया जा रहा है, उस वजह से मुझे भी ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबा साहब को हम लोग जो हैं सिर्फ तस्वीरों में ही पाएं और उनके विचार जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। आपने कहा कि जो लोग जिनके भलाई के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी काम की, जिस समाज के लिए, उनकी समाज की भलाई के लिए उन्होंने काम की, जो हाशिए पर थे, जो शोषित थे, वंचित थे, एक वो तबका जो हो सकता है कि बाबा साहब के विचारों की वजह से उनके बनाए रास्तों पर चल के वो मेन स्ट्रीम में आया हो, वो भले उनके काम को आगे न बढ़ाओ, लेकिन ये तो अब साफ होता जा रहा है कि बाबा साहब ने जो रास्ता बनाया उस पर वो तमाम लोग जो हाशिए पर थे, वंचित थे, वो बड़ी तेज़ी से मिनिस्ट्री में शामिल हो रहे हैं। और आपको लगता है कि बाबा साहब ने जो उनकी जो इमेजिनेशन थी, उन्होंने जो परिकल्पना की थी, वो संविधान के रूप में हो या बड़े बड़े प्रोजेक्ट के रूप में हो, योजना आयोग के रूप में हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उस पर जो उन्होंने काम किया, तो वो सफल होता दिख रहा है। और इससे साफ हो रहा है कि उनका जो इमेजिनेशन था, उनकी जो परिकल्पना थी, जो मजबूत भारत तभी बन सकता है जब सारे समाज के लोग मजबूत हों, वो उस दिशा में काफ़ी सुधार हुआ है और हर तबका के लोग मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। नहीं, देखिए, मेन स्ट्रीम में लोग आ रहे हैं वो एक अपनी जगह बात सही है, लेकिन क्या मेन स्ट्रीम में आने के बाद क्या हम मेन स्ट्रीम में अपना प्रभाव डाल पा रहे हैं कि नहीं? मेन स्ट्रीम में ही आ जाना जो है वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। मेन स्ट्रीम में आने के बाद आप कितने प्रभावित तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और अपने समाज को आगे बढ़ा पा रहे हैं, वो जो है क्योंकि आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन थे, जो हाशिए पर लोग थे, उन लोगों की जब हम लोग बात करते हैं तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि भले ही मेन स्ट्रीम में हम लोग आ जाएं, लेकिन कई बार जो है मेन स्ट्रीम आपको कंफ्यूज भी करती है। तो मेन स्ट्रीम में आने के बाद, जैसे बाबा साहब जो हैं, बाबा साहब भी हमेशा मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े रहे। ऐसा नहीं कि बाबा साहब जो हैं हाशिए पर रहे, वो मेन स्ट्रीम के साथ पास जाते थे, लेकिन मेन स्ट्रीम के साथ वो उतना ही जाते थे जितना उनके समाज का काम आगे बढ़ पाता था। जैसे ही उनको लगता था कि नहीं, अब जो है मेरा मेन स्ट्रीम में रहना जो है ठीक नहीं है, इनके साथ, बाकी लोगों के साथ काम करना ठीक नहीं है, तो वो पीछे भी हटते थे। तो ये वाली स्थिति जो है, ये वाली स्थिति बहुत सोच समझ के चलने वाली जो स्थिति है, मुझे लगता है कि वो शायद सभी लोग वास्तव में कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन जो सोचने समझने वाले हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है इस समाज का या दबे कुचले समाज का, उस क्लास को जो है सोचने की ज़रूरत है कि क्या वास्तव में हम लोग उस रास्ते पे चल पा रहे हैं। जैसे अभी जो है डिमोनेटाइजेशन वाले इशू पे बार बार जो है व्हाट्सएप पे या काफ़ी सारी जगह ये आता है कि बाबा साहब चाहते थे कि हर 10 साल बाद करेंसी चेंज हो। ठीक है, उसको एक तरीके से जो प्रेजेंटली जो डिमोनेटाइजेशन किया गया है उसको जस्टिफाई करने की बात हो रही है, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है कि क्या बाबा साहब इस तरीके से डिमोनेटाइजेशन चाहते थे? ये हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। क्या डिमोनेटाइजेशन वास्तव में वो अगर चाहते थे कि हाँ 10 साल बाद वो करेंसी बदली जानी चाहिए, लेकिन क्या इस तरीके से बदली जानी चाहिए कि अचानक हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई डिमोनेटाइजेशन कल से हो जाएगा, या उसके लिए हम पहले कारगर तरीके अपनाएंगे, एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेंगे, उसके बाद उस चीज़ को करेंगे? सर, मैं सिर्फ मेरा ये सवाल था कि बाबा साहब ने जो रास्ता बनाया उस पर चल के लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में आ रहे हैं, उनका यही सपना था। वो भले उनके विचारों को आगे न बढ़ाएं, लेकिन बाबा साहब ने जो सपना देखा, जो रास्ता बनाया, जिसके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया, उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हाँ, देखिए, अब ये बहुत ही टिकलिस सवाल है ये, क्योंकि टिकलिस इसलिए है कि बाबा साहब के कार्यों की वजह से हमारे समाज का कुछ तबका ही ऊपर आया है। अगर हम रिजर्वेशन की जब बात करते हैं, रिजर्वेशन तो उसमें नहीं लगता कि कहीं इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे बेईमानी की गई, इस वजह से वो समाज ज़्यादा तेज़ी से नहीं उभरा? नहीं तो उनका रास्ता तो बहुत सटीक था। बिल्कुल, रास्ता बिल्कुल सटीक था। रास्ते में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात ये इम्प्लीमेंटेशन का इशू जो है वो सबसे महत्वपूर्ण इशू है। लेकिन उसमें दूसरा इशू ये भी है ना कि क्या रिजर्वेशन से पूरे समाज का भला होगा कि नहीं। रिजर्वेशन अगर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट भी हो जाए, एक बहुत अच्छी स्टडी हुई थी 90s में, जो कि 2 ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर्स ने की थी,
विज्ञानी मेंडलसॉन और एक और थे उनके साथ। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आज तक जो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हुआ है उससे दलितों में सिर्फ 1% लोगों का फायदा हुआ है, ठीक है। और अगर पूरी तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर भी दिया जाए तो सिर्फ 2% लोगों का ही फायदा होगा। तो 98% लोगों का भला किस तरीके से होगा? क्या 98% लोगों का भला ये 2% लोग कर सकते हैं? ये जो है बहुत तरीके से सोचने की और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके लिए जो है कुछ और तरीके, कुछ और योजनाएं, कुछ और जो है मुझे लगता है कि स्ट्रेटजीज अपनाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि रिजर्वेशन पे ही निर्भर रहा जाए। पूरा देश उन्हें, पूरी दुनिया उन्हें याद करता है। 61 साल हो गए हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से सपनों का भारत होना चाहिए था, उनके सपनों का जो भारत था, मजबूत भारत था जिसमें सबके लिए बराबरी हो, उस पर अब किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह की ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत है? देखिए, अगर मुझे लगता है कि अगर बाबा साहब इस टाइम होते और 60 साल का देखते कि क्या हुआ, तो वास्तव में बहुत व्यथित होते, क्योंकि जिस तरीके से, जिस पेस के साथ वो चाहते थे कि परिवर्तन होगा, उस पेस के साथ परिवर्तन हुआ नहीं है वास्तव में। सिर्फ हम देखते हैं कि अगर एक एक दुका जगह जो हैं कुछ जातियां जो हैं आगे बढ़ गई हैं, हर एक स्टेट में कुछ इसी तरीके का मसला है। सिर्फ एक यूपी के अंदर जो है ऐसा हो पाया कि एक इंडिपेंडेंट दलित मूवमेंट के थ्रू जो है एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति जो है चीफ मिनिस्टर बन पाया। वो उनके हिसाब से तो ये जो चीज़ें जो हैं कम से कम मुझे लगता है कि आधे प्रदेशों के अंदर तो इस तरह की सिचुएशन हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो बेसिकली मैं तो ये कहूँगा कि उनके सपनों का भारत बनने में अभी जो है बहुत समय लगेगा, और वो समय भी तब हम लोग उसमें सफल हो पाएंगे जबकि जो एक तरीके से प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं उनको हम लोग जो हैं नेस्तनाबूद कर सकें, और उसके बाद जो है हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ा सकें, तभी ये चीज़ हो पाएगी। नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत समय लगेगा अभी तो चीज़ों को होने में। तो ये थे मेरे साथ जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार, जिनकी माने तो जो बाबा साहब ने सपना देखा था वो पूरी तरह से तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चल के समाज बहुत बदला भी है। बाबा साहब एक महामानव थे, मानवतावादी थे। आज पूरी दुनिया, पूरा देश उन्हें याद करता है, उनके बताए रास्ते पर चलने की कम से कम हामी भरता है। राजनीति भी होती है उनके नाम पर, राजनीति के वो पक्षधर भी थे, डेमोक्रेटिक सिस्टम के पक्षधर थे। तो उस लिहाज से देखिए तो बहुत कुछ करना बाकी है, और वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उनके रास्ते पर चल रहे हैं, उनको प्रखर तरीके से ज़रूरत है कि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि आप जो गैर बराबरी के पक्ष में जो लोग हैं, जो शोषण को किसी न किसी तरह से अपनाते रहते हैं, चाहे वो जाति के नाम पे हो, मज़हब के नाम पे हो, या लैंगिक भेदभाव हो, वो छोड़े, वही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनका सच्चा नमन होगा, ताकि एक देश के रूप में आप मजबूत हों, एक समाज के रूप में आप मजबूत हो, और पूरी दुनिया आपको एक बेहतर समाज माने। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।